अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रूरी ये है आज की डेट में कि समय समय पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते रहिए। अभी हाल ही में जो ग्रो एप्लीकेशन के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें एक रिटेल इन्वेस्टर ने दावा किया था कि 2020 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उनका इन्वेस्टेड वैल्यू जब वो रिडीम करने जा रहे हैं तो एएमसी के द्वारा इस प्रकार का कोई भी फोलियो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कहते हुए उनका रिडीम्शन ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। और ग्रो एप्लीकेशन ने बाद में उनको ये रिटेल इन्वेस्टर को बताया कि इस प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन आपके हैंड पर नहीं हुआ था, जबकि रिटेल इन्वेस्टर लगातार ये दावा कर रहे थे और सोशल मीडिया पर भी उनके द्वारा लगातार पोस्ट किए जा रहे थे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और अब इस प्रकार की चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि वो अपना पैसा रिडीम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ग्रो बाद में जाकर के उनके पैसे को वापस करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब ग्रो एप्लीकेशन ने उस रिटेल इन्वेस्टर से ट्रांजैक्शन के डिटेल मांगे तो उस रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा कोई भी डिटेल शेयर नहीं किया गया। और जब ग्रो एप्लीकेशन ने बीएससी जो कि एक्सचेंज है उनसे जब इस डेटा को कंफर्म करने के लिए बोला कि क्या इस प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, उन्होंने भी कंफर्म किया कि रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से इस प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन किया ही नहीं गया था 2020 में। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रो और बीएससी का स्टेटमेंट एक तरीके का है और रिटेल इन्वेस्टर का स्टेटमेंट एक तरीका का है, लेकिन गलती किसी की भी हो, चूंकि सारी चीजें ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत हो रही है, इसलिए जरूरी यह है कि ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ ना हो जाए, इसलिए समय समय पर आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ट्रैक करते रहिए। अब यहां पर मैं रिटेल इन्वेस्टर की भी गलती मानता हूं, क्योंकि 2020 में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, क्या कभी भी आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को ट्रैक नहीं किया? आप किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज करते होंगे, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते होंगे, उसके अलावा आपको जरूरी ये है कि कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, एमएफ सेंट्रल हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म का आप यूज करिए ताकि आप अपने इन्वेस्टेड वैल्यू को ट्रैक कर पाएं। किसी एक ब्रोकर एप्लीकेशन के भरोसे आप नहीं रह सकते, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो निश्चित तौर पर आप अपना स्टेटमेंट हो या फिर जो भी चीज़ें हों इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज क्यों ना करते हो, कहाँ से आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर पाएंगे, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से, क्योंकि भविष्य में आपके साथ भी इस प्रकार की घटना हो सकती है और उसे सतर्क रहने की जरूरत है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एमएफ सेंट्रल की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक म्यूचुअल फंड रिटेल इन्वेस्टर का यहां पर मैं डेटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए आपके जो यूनिट्स होंगे वो या तो डीमेट होल्डिंग में होंगे या तो एसओए होल्डिंग्स में होंगे। अब डीमेट होल्डिंग में अगर आप इस रिटेल इन्वेस्टर का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर 0 शो कर रहा है, यानी इन्वेस्टेड वैल्यू भी 0 है, मार्केट वैल्यू भी 0 है और गेन या फिर लॉस भी यहाँ पर 0 शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एसओए को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से, अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्वेस्टेड वैल्यू भी आ चुका है, मार्केट वैल्यू भी आ चुका है और यहाँ पर गेन या फिर लॉस भी यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर के मन में डाउट उत्पन्न होता है कि एसओए होल्डिंग क्या है और डीमेट होल्डिंग क्या है, और कुछ इन्वेस्टर्स के यहाँ पर एसओए में उनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखाएगा और कुछ के डीमेट होल्डिंग में दिखाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और कैसे आप इसको ट्रैक कर पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को, ठीक है? तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अब अभी तक जो दो तरीके आपने देखे, पहला एसओए और दूसरा डीमेट, दोनों तरीका है आपके यूनिट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए। अब यहाँ पर डीमेट को पहले समझ लेते हैं। डीमेट का फुल फॉर्म होता है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। जिस प्रकार से आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में आपका पैसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा रहता है, उसी प्रकार से डीमेट अकाउंट में जो आप कंपनी के शेयर्स यानी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो आपको शेयर्स अलॉट होते हैं, 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर, तो वो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है, जिसमें आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। अब जो डीमेट अकाउंट होता है वो देश में जो 2 डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल और एनएसडीएल, इन्हीं के माध्यम से आप डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मैंने अभी आपको दिखाया कि जो आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डीमेट अकाउंट की ज़रूरत जब आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मान लीजिए कि आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ शेयर्स है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड में 40 या फिर 50 कंपनी के स्टॉक्स में उनकी होल्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पर आपको उस कंपनी का शेयर तो अलॉट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि 40 कंपनी का अलग अलग शेयर तो आपको अलॉट होगा नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको क्या अलॉट किए जाते हैं, यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं म्यूचुअल फंड में, और वो यूनिट्स जो हैं वो डीमेट फॉर्मेट में भी हो सकता है और एसओए फॉर्मेट में भी हो सकता है। अब जैसे आप ब्रोकर, जिस भी ब्रोकर का यूज करते होंगे, जैसे आप ग्रो का यूज कर रहे हैं, तो ग्रो जो है वो जो यूनिट्स आपको अलॉट करती है वो आपको एसओए के फॉर्मेट में शो करेगा। लेकिन जैसे आप जीरोधा प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो वो आपका एसओए में शो नहीं करेगा, बल्कि वो डीमेट फॉर्मेट में शो करेगा, ठीक है?
अब यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि अगर आप जीरोधा का यूज करेंगे तो डीमैट होल्डिंग में आपका शो करेगा एमएफ सेंट्रल में, और अगर आप ग्रो का यूज करते हैं तो एसओए होल्डिंग में वहाँ पर शो करेगा। अब दोनों में से बेटर कौन है इसके बारे में समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो डीमैट होल्डिंग में आपका यूनिट्स शो कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो भी यूनिट्स हैं वो सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास है। क्यों? क्योंकि डीमैट का जो भी डेटा होता है वो मेंटेन सीडीएसएल और एनएसडीएल ही करती है, डिपॉजिटरी ही करती है। इससे नुकसान ये होता है कि अगर आपका होल्डिंग डीमैट में शो कर रहा है तो आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज करके आप पैसे को रिडीम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जीरोधा का यूज किया, तो जीरोधा में जो आपका डीमैट अकाउंट है उसी में आपका जो म्यूचुअल फंड है वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो जीरोधा प्लेटफॉर्म का यूज करके तो आप उसे रिडीम कर पाएंगे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हुए या फिर कैम्स का यूज करते हुए, के फिनटेक का यूज करते हुए या फिर एमएफ सेंट्रल का यूज करते हुए, एमएफ यूटिलिटी का यूज करते हुए आप उनको रिडीम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए नहीं कर पाएंगे कि आप जिस डीमैट अकाउंट में आपकी होल्डिंग है उसी डीमैट अकाउंट से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। मान लीजिए इन फ्यूचर जीरोधा जाकर के बंद हो जाता है तो आपको सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल जिस भी डिपॉजिटरी के साथ जीरोधा यहाँ पर डील करता होगा उसके साथ आपको पुनः एक नया डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा और यूनिट्स आपको उसमें ट्रांसफर कराने होंगे, तब जाकर के आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पाएंगे उस नए प्लेटफॉर्म से जिसमें आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। यानी कि डीमैट अकाउंट में जो भी होल्डिंग होगी वो या तो सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल जिसमें भी आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डील करती होगी उसके साथ डायरेक्टली आप डील करेंगे। कहने का मतलब कि बीच में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर आरटीए नहीं आता है डीमैट होल्डिंग्स में। तो डीमैट के साथ यही एक प्रॉब्लम है कि अगर आप यहाँ पर एमएफ सेंट्रल का यूज करके पैसे को रिडीम करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, जीरोधा जब तक है तब तक उसका यूज करते हुए आप कर पाएंगे, लेकिन जीरोधा अकाउंट अगर बंद हो गया, जीरोधा डीमैट अगर आपका बंद हो गया तो आपको दूसरा डीमैट अकाउंट किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ ओपन करना होगा, उसके बाद जाकर के आप अपने पैसे को रिडीम कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कि डीमैट से ही यहाँ पर आप कह लीजिए कि रिडिम्पशन ऑर्डर सर्व होता है। लेकिन जब एसओए की बात होती है तो एसओए में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है उस एएमसी के द्वारा। अब अलग अलग एएमसी का अलग अलग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है। जैसे मान लीजिए आपने एचडीएफसी का कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, आपने डीएसपी एएमसी का कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो सबका अलग अलग एसओए होगा। जब आप एमएफ सेंट्रल पर लॉगिन करते हैं तो वहां पर एक कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब हो गया कि आपके पैन नंबर से जिस भी अलग अलग एएमसी में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होगा वो सारे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को मर्ज करते हुए कॉन्सोलिडेटेड यानी एक साथ आपका सब स्टेटमेंट दिखाया जाएगा। ये होता है कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो कि आप एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आप एमएफ सेंट्रल का यूज करते हुए अगर एसओए के फॉर्मेट में अगर आपका यूनिट्स अलॉट है तो डायरेक्टली आप यहाँ से रिडीम कर पाएंगे, या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी आप लॉगिन करके वहाँ से भी पैसे को रिडीम कर सकते हैं, या फिर कैम्स के थ्रू या फिर अदर प्लेटफॉर्म से भी आप उसको रिडीम कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो यहाँ पर यूनिट्स है वो एसओए के फॉर्मेट में है और एसओए का जो डेटा होता है वो एएमसी मेंटेन करती है। हालांकि इसमें रोल डिपॉजिटरी का भी है, सीडीएसएल और एनएसडीएल का रोल यहाँ पर भी है, क्योंकि जो भी यूनिट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा मेंटेन जरूर किया जाता है, लेकिन इसके लिए ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल सिर्फ डीमैट फॉर्मेट के लिए सीडीएसएल और एनएसडीएल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। जो एसओए के फॉर्मेट में है डेटा जरूर ये मेंटेन करती है सीडीएसएल और एनएसडीएल, लेकिन उसके लिए डायरेक्टली ये कंट्रोल नहीं करती है। कंट्रोल डायरेक्टली इसका एएमसी के पास होता है। यानी कि अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हुए या फिर एमएफ सेंट्रल का यूज करते हुए पैसे को रिडीम करेंगे तो वो पैसा रिडीम हो जाएगा एसओए के कंडीशन में, लेकिन डीमैट के कंडीशन में वो पैसा रिडीम नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ डीमैट अकाउंट से ही पैसे को रिडीम किया जा सकता है। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो एसओए वाले जो भी अकाउंट होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। आपके पैसे को निकालने के संदर्भ में, रिडेम्पशन करने के संदर्भ में अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं, लेकिन डीमैट फॉर्मेट में जो होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स की उसे आप डीमैट अकाउंट से ही केवल रिडीम कर पाएंगे। तो अगर रिडिम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नो डाउट आपके लिए एसओए बेटर हो सकता है, और ग्रो जो है वो आपको एसओए अकाउंट ही प्रोवाइड करती है। आपका जो भी यूनिट्स होता है वो एसओए के फॉर्मेट में वहाँ पर शो होता है, ना कि डीमैट के फॉर्मेट में। डीमैट वाला जो फॉर्मेट है वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ
अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डीमेट अलग और एसओए अलग से अच्छा ये है कि आप डीमेट के फॉर्मेट में ही अपना म्यूचुअल फंड भी रखिए ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारे डिटेल शो हो जाए। इसके अलावा अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए आप बहुत सारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, ईटीएफ हो गया, तो नो डाउट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डीमेट फॉर्मेट में रहेगा तो आपको एक ही जगह पर ट्रैक करने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसओए बेटर ऑप्शन हो सकता है। एसओए के माध्यम से आप कहीं से भी रिडीम्पशन ऑर्डर डाल सकते हैं और आपका पैसा 3 से 4 वर्किंग डे में आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे कि कुछ लोगों का एसओए में क्यों शो कर रहा है और कुछ लोगों का डीमेट में क्यों शो कर रहा है। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है उस ब्रोकर एप्लीकेशन जिसका यूज आप कर रहे हैं। अगर आप ग्रो का यूज कर रहे हैं तो आपका एसओए में शो करेगा, अगर आप जीरोधा का यूज कर रहे हैं तो डीमेट में शो करेगा। यानी कि वो जो ब्रोकर एप्लीकेशन आपके यूनिट्स को जिस फॉर्मेट में रख रहा होगा उसी फॉर्मेट में वो आपका जो इन्वेस्टेड वैल्यू है और करंट वैल्यू है वो वहां पर शो होगा। ठीक है, दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस भी बता दिया और कौन सा बेनिफिशियल है वो भी बता दिया, किसके लिए कौन सा अच्छा होता है ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आप अपने म्यूचुअल फंड को कहां कहां से ट्रैक कर सकते हैं ताकि भविष्य में आपके साथ भी कोई भी फ्रॉड ना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।